विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हमारा टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा, यानी पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, और कैपिटल में लिखा है कंफर्म, और अगर स्मॉल में लिखा है बीसी तो इसका मतलब नॉट कंफर्म। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा अगर हम देखें, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, तो ऋग्वैदिक काल के जन उत्तर वैदिक काल में जनपद के रूप में विकसित हुए। इन्हीं जनपदों को मिलाकर उत्तर वैदिक काल के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। किसका? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, किंतु इन ग्रंथों की महाजनपद सूची में भिन्नता है। अंगुत्तर निकाय से प्राप्त साक्ष्य सर्वाधिक प्रमाणिक और सारगर्भित है। इसमें जिन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता, अच्छा भगवती सूत्र में भी मिला है जैन ग्रंथ में, लेकिन वो इतिहास उसको नहीं मानता है। ऐसे ही महावस्तु में भी मिला है 16 महाजनपदों का उल्लेख, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक माना है इतिहास ने, वो किसको माना है? 16 महाजनपदों का जो उल्लेख माना है वो अंगुत्तर निकाय वाले को माना है। किसको? अंगुत्तर निकाय। इतना समझ में आ गया? और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है, भाई त्रिपिटक है, त्रिपिटक में अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है? बताइए। आपको बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य में जाना पड़ेगा, बौद्ध साहित्य में जाइए और बौद्ध साहित्य में मुझे बताइए कि अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है। हाँ जी, सुक्त पिटक का पार्ट है। किसका? सुक्त पिटक का पार्ट है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है? तो मैंने बता दिया आपको, अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है जो कि प्रमाणिक है, महावस्तु में भी मिलता है, और भगवती जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, लेकिन सबसे प्रमाणिक जो माना गया वो अंगुत्तर निकाय को माना गया। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले काशी। कौन सा? काशी महाजनपद। इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। वरुणा और असी नदियों के बीच स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा गया। वाराणसी क्यों कहा गया? वरुणा और असी के मध्य थी, इसलिए इसको वाराणसी कहा गया। प्रारंभ में महाजनपदों में काशी ही सबसे शक्तिशाली थी। इस महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो था वो ब्रह्मदत्त था। कौन था? ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल को विजित किया था, परंतु कौशल के राजा कंस ने अंततः काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है, अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन नगरियों में से एक जानी जाती है। अथर्ववेद में काशी के निवासियों को का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और काशी क्यों बोलते हैं इसको? काशेय नामक वस्त्र बनता था यहाँ पर, काशेय नामक वस्त्र बनता था, निर्माण होता था, इसलिए इसका नाम क्या है? काशी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना, 16 महाजनपद और राजधानियां याद कर लेना, और जो बुद्ध के समकालीन राजा हैं उनके नाम याद कर लेना, महात्मा बुद्ध के जो समकालीन है। और थोड़ा ये ध्यान कर लेना कि ये क्षेत्र कहां कहां पर पड़ते हैं। तो जैसे मैंने काशी तो बता दिया आपको, अगर आप बोलेंगे कि काशी कहां है तो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी चंपा थी, पहले इसको याद कर लो, उसके बाद डिटेल पढ़ना। अंग महाजनपद की राजधानी कहां? चंपा। ये आपको बिहार में मिलेगा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर में। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट आपको पता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंत्यचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष भी मिलते हैं, जिस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल राजा धर्मपाल ने की थी। ये बता रखा है मैंने। तो भागलपुर, वही भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर के आसपास मेरे ख्याल से सोन नदी भी जाती है शायद, चेक करना ज्योग्राफी में ना। उसके बाद मगध, मगध महाजनपद की राजधानी ग्रीवरज राजगृह, ग्रीवरज राजगृह। ये आपको पटना, गया और शाहाबाद बिहार में मिलेगा आपको मगध। काशी मैंने बता दिया, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में मिलेगा। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स महाजनपद की। ये प्रयागराज के आसपास मिलेगा। कहां मिलेगा? उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज है ना, इलाहाबाद जिसको बोलते थे पहले, उसके आसपास मिलेगा। वज्जी, ये इसकी राजधानी मिथिला, वैशाली, विदेह। माता सीता यहीं की थी, वैदेही, विदेह, वैशाली, मिथिला। ये आपको मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास मिलेगा बिहार में, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास मिलेगा वज्जी। उसके बाद कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती, साकेत, ये अयोध्या के आसपास मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहां? फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास कौशल। ठीक है, कौशल नरेश।
अगला अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी उज्जैनी, माहिष्मती, जय माहिष्मती। सुना है कहीं माहिष्मती? हाँ, वो जो आक्रमणकारी है ना उस पिक्चर में, बाहुबली में, कौन है वो? हूण है। कौन है वो? जंगली से जो है, हूण। तो अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ? उज्जैनी और माहिष्मती। ये मालवा में मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में। कहां पर मिलेगा? मालवा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है। और ये दोनों बड़े शक्तिशाली थे, जैसे मगध हो गया और अवंती हो गया, क्योंकि यहाँ लोहे की खानें थी, और जहां लोहा होगा वहां के जो सैनिक होंगे, उनके हथियार जो होंगे वो कैसे होंगे? उन्नत होंगे, है ना। पहले लड़ने के लिए हथियार चाहिए होते थे, और वो किसके बनते थे? लोहे के। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशीनगर और पावापुरी। ये देवरिया उत्तर प्रदेश में मिलेगा भाई। कहां मिलेगा मल्ल महाजनपद? देवरिया उत्तर प्रदेश। पांचाल महाजनपद, इसकी राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्ले। ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बरेली के आसपास वाला जो क्षेत्र जो है, पांचाल, पांचाली, द्रुपद, पांचाल नरेश द्रुपद, है ना। अहिछत्र, काम्पिल्ले, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। उसके बाद चेदी महाजनपद मिलेगा आपको, इसका है सोत्थिवती या शक्तिमती, शक्तिमती। ये बुंदेलखंड में मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखी है? अरे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी भाई। किसने लिखी है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ठीक है, तो वही बुंदेलखंड। कुरु महाजनपद, इंद्रप्रस्थ राजधानी है इसकी। कहां? आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है वो इसमें पड़ते थे। मत्स्य महाजनपद, विराटनगर, ये जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य महाजनपद कहां मिलेगा? जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। इसकी राजधानी कहां थी? विराटनगर। काम्बोज, इसकी राजधानी हाटक थी, राजपुर थी। ये दक्षिण पश्चिमी कश्मीर व अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र था, काम्बोज। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, हाटक, राजपुर। और आज कुछ लोग बोल रहे हैं कश्मीर हमारा है कि। सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी कहां थी? मथुरा थी। मथुरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। अश्मक या अस्सक महाजनपद, इसकी राजधानी पोतन या पोटिल। ये गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, महाजनपद। सबसे दक्षिणी जनपद, महाजनपद कौन सा था? अश्मक था, अस्सक था। इसकी राजधानी पोटिल या पोतन थी। गांधार महाजनपद, ये तक्षशिला थी इसकी राजधानी। रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में जो पड़ते हैं, वहां गांधार महाजनपद हुआ करता था। गांधारी थी यहाँ की, है ना। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कहां की थी? तक्षशिला राजधानी थी। उधर अफगानिस्तान तक था ये क्षेत्र पूरा फैला हुआ। गांधार नरेश शकुनी यहीं का था, है ना। कुमार शकुनी, कौरवों का मामा। हाजी पासा, उसके पिता की हड्डियों के पासे बने थे वो। किसके? उसका कहना मानते थे। चलो जी, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो काशी महाजनपद मैंने बता दिया। अब कौशल महाजनपद के बारे में बता रहा हूं। यह राज्य वर्तमान में अवध क्षेत्र, अयोध्या मंडल में स्थित है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। सरयू नदी के तट पर है। कहां पर? सरयू नदी के तट पर है। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग थे, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती अचिरावती, जिसको राप्ती बोलते हैं, राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था। और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी। अर्धचंद्राकार नगर कौन सा? श्रावस्ती। किस नदी के तट पर था? आंसर अचिरावती, जिसको क्या बोलते हैं? राप्ती। दक्षिणी कौशल की राजधानी मैंने बता दिया साकेत, अयोध्या। ये सरयू नदी के तट पर थी। श्रावस्ती नगर वर्तमान में सहेत महेत, ये क्वेश्चन बना एक बार, यूपीएससी ने पूछा कि श्रावस्ती का आधुनिक नाम क्या है? सहेत महेत। क्या है? या टॉप्सी टर्वी टाउन के नाम से जाना जाता है। टॉप्सी टर्वी टाउन के नाम से जाना जाता है। सहेत का संबंध अनाथ पिंडक नामक व्यापारी द्वारा बौद्ध संघ को भेंट किए गए जेतवन विहार के अवशेषों से है, जबकि महेत श्रावस्ती के अवशेषों से संबद्ध है। एक अनाथ पिंडक था, उसने बौद्ध संघ को दान किया था जेतवन विहार। यह भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध को, या सॉरी, बौद्ध संघ को जेतवन विहार भेंट करने वाला
वो बहुत बड़ा, बहुत धनाढ्य व्यापारी कौन था? आंसर अनाथ पिंडक। क्या नाम था? अनाथ पिंडक। नाम है अनाथ पिंडक और था उस जमाने का क्या? हाँ जी, जैसे आज के कौन है? अडानी अंबानी, है ना। और मैंने कहा महेत का मतलब क्या है? श्रावस्ती के अवशेषों से संबद्ध है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के 21 वर्ष श्रावस्ती के जेतवन विहार में व्यतीत किए थे। कहां पर? सर्वाधिक जो 21 वर्षाकाल, सॉरी सबसे ज्यादा वर्षाकाल 21 वर्षाकाल कहां पर व्यतीत किए? आंसर जेतवन विहार में। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जो वर्षा के 4 महीने होते हैं उसमें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो आज भी बोलते हैं कि भाई ठीक है, ऑल वेदर रोड बन गई है आपकी, कुछ भी बन गई, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक क्या ना करें? यात्रा ना करें बरसात में। क्या होता है? लैंड स्लाइड होता है, बाढ़ आती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने घर पे रहें, है ना। बट कहीं भी रहेंगे तो अमर नहीं रहेंगे, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि चलते रहना चाहिए। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजीत था। तो अब कौशल, नरेश, प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन राजा हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के समकालीन कौशल का राजा कौन था? आंसर प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत अपने आप को इक्ष्वाकु वंश का बताता था। किस वंश का? जबकि भगवान राम है इक्ष्वाकु वंश के। भगवान राम किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के हैं। किस वंश के? कौशल का प्रभुत्व कपिल वस्तु के शाक्यों, रामग्राम के कोलियों, केशपुत्र के कलामों पर भी था। अब ये आप बोलेंगे शाक्य कौन? तो शाक्य, जो शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? अरे महात्मा बुद्ध को कहा जाता है शाक्य मुनि। ऐसे कोलीय वंशीय कौन थे? कोलीय वंश की कौन थी? किसकी माता थी कोलीय वंशीय? रामग्राम के कोलियों। कोलीय वंशीय किसकी माता थी? ऐसे ही केशपुत्र के कलामों। अब आप बोलेंगे कि कलाम, ये तो वैसा शब्द लग रहा है आपको। महात्मा बुद्ध की माता जो थी वो कोलीय वंश की थी। महामाया जो थी वो किस वंश की थी? रामग्राम के कोलीय वंश, है ना। तो महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया किस वंश से थी? संबद्ध थी कोलीय वंश से। ऐसे मैंने कहा केशपुत्र के कलामों। अब ये कौन है? अलार कलाम, नाम सुना है? अलार कलाम बुद्ध के गुरु हैं। कौशल और मगध के बीच काशी को लेकर संघर्ष चल रहा था। कौशल और मगध के बीच काशी को लेकर संघर्ष चल रहा था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह मगध नरेश बिंबसार से करके काशी को दहेज में दिया। फलतः दोनों में शांति स्थापित हो गई। कौशल नरेश कौन था? प्रसेनजीत। और उसकी बहन का नाम क्या था? महाकौशला देवी। और मगध का नरेश कौन था? बिंबसार। कौन था? बिंबसार। बिंबसार के साथ जब विवाह हो गया, महाकौशला देवी का विवाह हो गया, दहेज में काशी मिल गया, तो शांति बन गई। लेकिन इनका जो बेटा हुआ अजातशत्रु, उसने हत्या कर दी अपने पिताजी की। किसकी? पितृहंता डायनेस्टी है ना, पिता की हत्या कर दी। तो भाई उन्होंने कहा, ये किसने? प्रसेनजीत के पुत्र ने, कि जब जीजाजी नहीं रहे तो दहेज का क्या मतलब है? दहेज वापस ले लेते हैं। फिर लड़ाई हुई अजातशत्रु और किसके बीच में? हाँ जी, हाँ सॉरी, बिंबसार की बहन थी ना। तो जब जीजाजी नहीं रहे तो जो हमने दहेज दिया था उसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आमदनी होती थी वहां से। तो फिर दोबारा लड़ाई हुई किसकी? अजातशत्रु की लड़ाई हुई किसके साथ? प्रसेनजीत के साथ। प्रसेनजीत पराजित हुआ और प्रसेनजीत की पुत्री के साथ, वाजिरा के साथ विवाह हुआ अजातशत्रु का, अपने मामा की पुत्री के साथ, खास मामा की पुत्री के साथ। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये बताता है कि उस समय क्या समाज में वो नियम नहीं थे प्रचलित जो अभी है। ठीक है। तो मगध क्या हुआ कि महाकौशला, अजातशत्रु ने बिंबसार को कारागार में डालकर भीषण यातनाएं देकर मार डाला। तब महाकौशला भी दुखी होकर मर गई। प्रसेनजीत ने क्रोधित होकर काशी को मगध से छीन लिया, जिससे मगध और कौशल में पुनः संघर्ष हुआ। दोनों के बीच 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में अजातशत्रु विजयी रहा, परंतु दूसरे युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ
और उसने प्रसेनजीत को बंदी बना लिया। उसे प्रसेनजीत ने बंदी बना लिया, लेकिन प्रसेनजीत ने स्थायी शांति हेतु अजातशत्रु को मुक्त कर दिया और उससे अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर दिया। काशी पुनः दहेज में दे दिया गया। पहली बार में अजातशत्रु जीत गया था, दूसरी बार में अजातशत्रु हार गया था। चाहता तो मार देता कौन? प्रसेनजीत। लेकिन क्या किया उसने? कहा कब तक लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए वाजिरा का विवाह किया। एक पिक्चर है, सुनील दत्त की पिक्चर है, और वैशाली की एक नगर वधु आम्रपाली के ऊपर बनी हुई पुरानी पिक्चर है, उसको देखना कभी। आम्रपाली है मेरे ख्याल से नाम पिक्चर का, शायद, है ना? तो काफी कुछ क्लियर होगा इतिहास। तो काशी को पुनः दहेज में दे दिया। तो समझ में आया? प्रसेनजीत के मंत्री दिग्चारण ने प्रसेनजीत के पुत्र विडुब्ब के साथ मिलकर प्रसेनजीत के विरुद्ध षड्यंत्र किया, परंतु विडुब्ब ने प्रसेनजीत की अनुपस्थिति में राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। प्रसेनजीत ने भागकर मगध में शरण ली, परंतु वहां पहुंचते ही उसका निधन हो गया। विडुब्ब का संघर्ष कपिलवस्तु के शाक्यों से हुआ। शाक्य गणराज्य को विनष्ट करने के बाद जब उसकी सेना लौट रही थी, तब वह अचिरावती यानी राप्ती नदी की बाढ़ में विनष्ट हो गया। इस प्रकार कौशल का अवसान हुआ और उसके भूभाग पर मगध का अधिकार हो गया। किसका? मगध का अधिकार हो गया। ये कहानी है कहाँ की? कौशल की। तो इसके बीच में से क्वेश्चन बनते हैं कि अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ? आंसर वाजिरा के साथ। वाजिरा किसकी पुत्री थी? प्रसेनजीत की। प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन कौशल का नरेश है, बुद्ध के समकालीन कौशल का राजा है। ठीक है। ऐसे ही अंग महाजनपद वर्तमान में बिहार में भागलपुर और मुंगेर जिलों के भूभाग में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? मालिनी कहा गया है। चंपा नगर का वास्तुकार महागोविंद था। यह नगर अपने व्यापार वाणिज्य के लिए विख्यात था। अंग मगध का पड़ोसी महाजनपद था। अंग मगध का पड़ोसी महाजनपद था। अंग और मगध के बीच प्रभुसत्ता हेतु संघर्ष चल रहा था। अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिये को पराजित किया था। कालांतर में मगध का राजा बिंबसार चंपा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा बना दिया। बिंबसार ने अंग को जीतकर अजातशत्रु को वहां का उपराजा बना दिया था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगला महाजनपद है चेदी। यह वर्तमान में बुंदेलखंड के भूभाग पर स्थित है। इसकी राजधानी सोत्तीवती थी। संभवतः सोत्तीवती को ही महाभारत में शुक्तिमती कहा गया है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध किसने किया था? भगवान कृष्ण ने किया था। वो ये वो गाली वाला है शिशुपाल। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। इसमें चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम क्या मिलता है? उपचर मिलता है। अगला है वत्स महाजनपद। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और चित्रकूट जिले के भूभाग में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो यमुना नदी के किनारे अवस्थित थी। तो कौशाम्बी किस नदी के तट पर थी? यमुना। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाहित हो जाने के पश्चात कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध के समय यहाँ का शासक पौरव वंशीय उदयन था। पौरव वंशीय उदयन था। वत्सराज उदयन। एक तो अजातशत्रु का बेटा होगा उदयन, एक ये वत्सराज उदयन। ये अलग है, वो अलग है। याद रखना, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की है, वत्सराज उदयन ने नहीं की है। ठीक है। वत्स अलग जगह हो गया। बुद्ध के समय यहाँ का शासक पौरव वंशीय उदयन था। उदयन के पिता परंतप ने एक बार अंग पर विजय प्राप्त की थी। इसी महाजनपद में घोषिताराम विहार, जिसे उदयन ने बौद्ध संघ को भेंट किया था। फिर क्वेश्चन बनेगा, बौद्ध संघ को घोषिताराम विहार किसने भेंट किया? आंसर वत्सराज उदयन ने किया। किसने किया? उदयन एक बार शिकार करते हुए पड़ोसी महाजनपद अवंती में चला गया, जहां सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। अवंतीराज प्रद्योत ने उदयन को अपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत शिक्षक नियुक्त किया। आगे चलकर इन दोनों में प्रेम हो गया और उदयन वासवदत्ता को भगाकर कौशाम्बी चला आया। अंततः प्रद्योत ने इन दोनों के विवाह की अनुमति दे दी। यहाँ से एक यज्ञशाला मिली है, जिस पर उड़ते हुए बाज की आकृति बनी हुई है। इसे शेन चित्ती की संज्ञा प्रदान की गई है। शेन चित्ती संज्ञा प्रदान की गई है। संभवतः यहाँ पुरुष मेध यज्ञ किया जाता था। कौशाम्बी
बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था। बुद्ध स्वयं यहां बुद्ध ने स्वयं यहां पर 9वां वर्षाकाल व्यतीत किया था। यहां पर छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभ का जन्म हुआ था। 24 तीर्थंकर हुए कुल, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, है ना। तो ऐसे छठे नंबर पे जो आते हैं वो पद्म प्रभ आते हैं, पद्म प्रभु। उनका जन्म कहां पर हुआ था? आंसर कौशाम्बी। कहां पर हुआ था? तो शयन चित्ती से क्वेश्चन बना है, यज्ञशाला से क्वेश्चन बना है ना। ठीक है, तो वासव दत्ता समझ में आ गया आपके, उदयन और वासव दत्ता। अगला कुरु महाजनपद। वैदिक कालीन शक्तिशाली कुरु जनजाति ने बुद्ध काल तक आते आते अपना प्रभुत्व विनष्ट कर दिया था। यह वर्तमान में मेरठ, दिल्ली एवं हरियाणा के कुछ भागों में स्थित था। पाली ग्रंथों में इस राजवंश को युधिष्ठिर का परिवार बताया गया है। किसका? युधिष्ठिर। युद्ध में जो स्थिर रहे, युधिष्ठिर। युद्ध में जो स्थिर रहे, जो क्या ना हो भाई। युद्ध में अस्थिर होने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जिस योद्धा के दम पर युद्ध लड़ा जा रहा था उसी ने अपना गांडीव नीचे रख दिया, अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा मैं नहीं मारने वाला, अपने बंधु बांधवों की हत्या नहीं कर सकता। कौन? अर्जुन। वो युद्ध में स्थिर नहीं रहा। क्या हो गया उसको? एंग्जाइटी हो गई। क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया कि कैसे मारूंगा तात, जिनको मैं बोलता हूं तात के तात, भीष्म पितामह को, अपने गुरुजी को कैसे मारूंगा, गुरु द्रोणाचार्य को, है ना। बंधु बांधवों की हत्या कैसे करूंगा, भाइयों की एक बार के लिए कर लूं, उनके बच्चों की कैसे करूंगा। नहीं आया समझ में? तब किया गया क्या? गीता। क्या? तो युद्ध में जो स्थिर रहे, युधिष्ठिर का परिवार बताया गया है। इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ आज भी है दिल्ली में, जाना कभी। इंद्रप्रस्थ एक जगह पड़ती है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी महाजनपद में स्थित था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव्य था। कौन था? यहाँ के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए ख्याति लब्ध थे। अगला महाजनपद है पांचाल महाजनपद। यह महाजनपद रोहेलखंड के बरेली में कौन? रोहेले। सुना है रोहेले? कौन रोहेले? बताओ, क्या उत्तराखंड पर रोहेलों का आक्रमण हुआ? शाहजहां के समय में नवाजत खान ने आक्रमण किया था। कर्णावती थी, नक्कटी रानी जिसको बोलते हैं, रोहिले थे वो। कौन थे? चलो, यह वर्तमान रोहिलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के भूभागों में स्थित था। इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र, जिसको कि बरेली बोलते हैं। बरेली में जो रामनगर है उसका नाम क्या है? अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य। फर्रुखाबाद में काम्पिल एक जगह पड़ती है, उसका नाम पुराना नाम क्या था? काम्पिल्य। पांचालों के 5 कुल कृवि, तुर्वस, केशिन, श्रीन्याय और सोमक थे। इसीलिए क्या बोलते हैं? पांचाल। 5 कुलों को मिलकर बना था। ये 5 कुल कौन कौन से थे? कृवि, तुर्वस, केशिन, श्रीन्याय और सोमक, जिनका संबंध वैदिक कालीन जनजातियों से था। कान्यकुब्ज नामक नगर इस महाजनपद में स्थित था। कन्नौज जिसको आप बोलते हैं, कान्यकुब्ज, कन्नौज। काम्पिल्य के राजा संजय राज सिंहासन त्याग कर जैन मतानुयायी हो गए थे। जैन मतानुयायी हो गए थे संजय, राजा संजय। अगला महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। यह वर्तमान राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर जिलों के भूभागों में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। आगे चलकर अशोक के जब हम वो पढ़ेंगे ना, क्या शिलालेख, तो भाबरू वैराट पढ़ेंगे हम। वहां पर क्या पढ़ेंगे? भाबरू वैराट। तो ये वैराट वही है, विराटनगर। कौन सा? हाँ, ये राजस्थान वाला विराटनगर। इस महाजनपद का संस्थापक विराट नामक राजा था। उपालव्य मत्स्य जनपद का एक अन्य शहर था जो विराटनगर के समीप ही स्थित था। उपालव्य। कौन सा? अगला है सूरसेन महाजनपद। यह वर्तमान मथुरा क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकच्छप या महाकच्चायन के समय यहाँ का राजा अवंती के शासक प्रद्योत की पुत्री का पुत्र अवंती पुत्र था। प्रद्योत की पुत्री का पुत्र अवंती पुत्र था। इसने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। ग्रीक लेखकों ने मथुरा को मेथोरा और सूरसेन को सूरसेनोई की संज्ञा प्रदान की है।
यूनानी लेखकों ने मथुरा को क्या लिखा हुआ? मेथोरा, और सूरसेन को सूरसेनोई की संज्ञा प्रदान की। अगला है अश्मक महाजनपद। यह गोदावरी नदी का तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित था। बुद्धकालीन 16 महाजनपदों में यही एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण में स्थित था। तो सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन है? अश्मक। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। यहां इक्ष्वाकु वंश का शासन था। किस वंश का? इक्ष्वाकु वंश का शासन था। बुद्ध के अवतरण से पूर्व अवंती और अश्मक में संघर्ष होता रहता था। अंततः बुद्ध काल में ही अवंती ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद आता है अवंती महाजनपद। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के भूभाग में यह महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी और महिष्मती के बीच वेत्रवती नदी थी। इन दोनों शहरों के बीच में कौन सी नदी? वेत्रवती नदी थी। बुद्ध के समय यहाँ का शासक प्रद्योत था। इसे चंड प्रद्योत भी कहा जाता है। संभवतः यह अपने शत्रुओं के प्रति बहुत अधिक क्रूर था। अवंती सैन्य दृष्टिकोण से सबल था क्योंकि यहाँ पर लोहे की खानें थी जिससे अस्त्र शस्त्र निर्मित होते थे, है ना। और आपको पता होगा कि बिंबिसार ने बहुत सारे विवाह किए थे, 500 से अधिक रानियां थी उसकी। एक ये इसका दुश्मन था, कौन? अवंती नरेश प्रद्योत है। तो क्या हुआ कि एक बार प्रद्योत को क्या हो गया? पांडु रोग से ग्रसित हो गया, पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, जो भी हुआ होगा, ठीक है। तो उसने अपना एक राजवैद्य भेजा जिसका नाम क्या था? जीवक। किसको भेजा? अरे राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक था। किसने भेजा? बिंबिसार ने भेजा था। नहीं, जीवक को भेजा था ना। अब उसने उसका पांडु रोग सही कर दिया तो उससे भी मित्रतापूर्ण संबंध हो गए। बड़ा चालाक था बिंबिसार। सारी जगह उसके सास ससुर साले वगैरह कौन करता उस पर आक्रमण? 500 रानियां जिसकी हो अगल बगल और सबके मायके क्या हो? उसके राज्य के इधर उधर हो, तो कौन आक्रमण करेगा? किसी के जीजा, किसी के दामाद, किसी के बहनोई, है ना। हाँ, हिंदू धर्म में तो ये है कि जीजा, बहनोई और दामाद पे आक्रमण नहीं करते हैं जल्दी से। इस्लाम में क्योंकि उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है, मुगल राजकुमारियों का विवाह नहीं होता था जल्दी से, क्योंकि अगर मुगल राजकुमारी का विवाह जिससे हो गया तो वो भी उत्तराधिकारी का दौड़ में शामिल हो जाता था। ये पता है शाहजहां की कितनी 3 कौन? रोशन आरा, गौहन आरा, जहां आरा सबसे बड़ी थी। कहां हुई उसकी शादी? ठीक है जी। अगला है गांधार महाजनपद। यह महाजनपद वर्तमान पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इसी महाजनपद में पुष्कलावती नामक नगर था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी सुना होगा आपने। आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त वहीं के छात्र भी रहे और वहीं के प्राचार्य भी बने। वो तक्षशिला आज कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किन नदियों के मध्य है? सिंधु और झेलम के बीच में, इंडस और झेलम के बीच में। और उसका मेरे ख्याल से आधुनिक नाम शायद सिरकप है। क्या नाम है? सिरकप। लेकिन इस तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? भारत के राजा तक्ष ने की थी। इसी महाजनपद में पुष्कलावती नामक नगर था। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि पुष्कलावती का आधुनिक नाम क्या है, तो चारशद नाम है। चारसड्डा या चारशद? क्या नाम है? चारशद या चारसड्डा? समझ में आया? गांधार का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है, जहां की भेड़ों के ऊन की प्रशंसा की गई है। तो गांधार किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बुद्ध काल में यहाँ का राजा पुक्कुसाती और पुष्कर सारिन या पुष्कर सारिन, पुक्कुसाती या पुष्कर सारिन था, जिसने मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। इसने अवंती नरेश प्रद्योत को भी पराजित किया था। अवंती नरेश प्रद्योत को भी पराजित किया था। अगला काम्बोज। यह वर्तमान कश्मीर और दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान के कुछ भाग में स्थित था। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। काम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। इसके लिए यहां से क्वेश्चन बना है, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात महाजनपद। आंसर काम्बोज। पहले यहां राजतंत्र था, कालांतर में गणतंत्र हो गया। कौटिल्य ने काम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। वार्ता मतलब ऐसे कृषि होता है, शस्त्रोपजीवी मतलब जो शस्त्र के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं,
मर्सनरी टाइप। मर्सनरी मतलब भाड़े के सैनिक जो होते हैं, शस्त्रोपजीवी। ठीक है, तो कौटिल्य ने किस महाजनपद के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है? तो आंसर काम्बोजों को। काम्बोज कास्ट भी होती है आज, कभी सुनना। कौन है मित्र है कोई? क्या नाम है? छोड़ो, नाम छोड़ो। और काम्बोज सुना होगा आपने। कहाँ के हैं वो? कश्मीर के हैं, अफगानिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? दक्षिणी पश्चिमी भाग अफगानिस्तान, वहां तक काम्बोज थे। और ये ऐसे लड़ाके थे, बताया जाता है कि आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले जो लोग थे, बड़ी बड़े राजा, बड़ी बड़ी सेनाएं जिनको नहीं हरा पाते थे, उनको इन लोगों ने हराया। मतलब कूटा जिसे बोलते हैं राजाओं को, बाहर के। अलेक्जेंडर ऐसे ही थोड़े घबराया। अलेक्जेंडर आप सोचो ना, कहां से चला? यूनान से। कहां से? यूनान से चला। और जब वो भारत के सीमावर्ती भागों में आया तो राजा आम्भी ने थोड़ा गद्दारी कर दी। थोड़ा क्या, बहुत पहला गद्दार वही है आम्भी। और लड़ाई किसके बीच में हुई? सिकंदर और पोरस के बीच में हुई। पोरस के हाथियों को देख के घबरा गया। हाथी देखे नहीं थे यूनानियों ने, वो तो घोड़े वाले थे। उन्होंने इतना बड़ा, तो उस पर तो राजा बैठा हुआ, सेनाओं के बड़े बड़े सेनापतियों के पास भी हाथी है, कैसे होगा? वो तो किसी ने बता दिया कि इस दिन लड़ना है जिस दिन वर्षा होगी, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ी नहीं, तीर चले नहीं। हाथी क्या हो गए? हाथी की सूंडों पर प्रहार किया। हाथी की सेना ने, हाथियों ने अपनी सेना को क्या कर दिया? हाथी तो पीछे मुड़ेगा ना, भागेगा ना। ठीक है, भगदड़ हो गई जिसे बोलते हैं। वर्षा वाला दिन तय किया उन्होंने लड़ाई के लिए। हम वही थे धर्म युद्ध वाले। सूर्योदय होगा तब शंख बजेगा, तब लड़ेंगे। रथी रथी से लड़ेगा, महारथी महारथी से लड़ेगा। यूनानियों का कोई नियम ही नहीं था। उनकी तलवारें दोनों तरफ काटती थी, छोटी तलवारें थी, तेज द्रुतगामी थे वो। घोड़े पर बैठ कर क्या काटा, गर्दन काटी है, फिर दूसरी तरफ निकल ली। और हमारे वाले क्या थे? सिस्टमेटिक धर्म युद्ध लड़ने वाले। सूर्यास्त हो गया, अब किसी पर क्या नहीं करना। वो लोग ऐसे थे कि वो रात को भी प्रहार कर देते, है ना। तो भूगोल, किसी भी देश का भूगोल, किसी भी स्थान का भूगोल उस व्यक्ति को क्या बनाता है? सरल और क्या, क्रूर बनाता है। जहां का ज्योग्राफी कठिन होगा वहां के लोग क्रूर होंगे। नमक के लिए कत्ल कर देंगे, पानी के लिए कत्ल कर देंगे आपका। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। धोखेबाज होंगे वहां के लोग। क्या होंगे? धोखेबाज होंगे। आप रेगिस्तान में चल रहे हैं, आप दोनों खास मित्र हैं, दांत कटे जिसे बोलते हैं। ठीक है, पानी है। अब पानी इतना ही रह गया कि अब रेगिस्तान पार करना है, एक ही आदमी उसमें जीवित रह सकता। क्या करोगे? अरे क्या करोगे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। एसएसबी चल रहा है आपका, क्या करोगे? दो ही लोग रह गए। हाँ जी, खुद पियोगे और दूसरा विरोध नहीं करेगा आपका? है? परास्त करेंगे। परास्त तो बड़ा अच्छा शब्द है। और तलवारें निकली हुई हो तो, और वो न मान रहा हो तो क्रूर, मैंने क्रूरता भूगोल लेके आता है। क्या लेके आता है? भूगोल लेके आता है ना। कई ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किसी बर्फीली जगह पर चला गया, ऐसा सत्य घटनाओं पर आधारित है। बताया जाता है कि कई दिनों तक सरवाइव किया उन लोगों ने। बाद में उनसे पूछा गया, भाई भोजन तो था ही नहीं, खाया क्या तुमने? तो जो साथ वाले मरे थे उन्हीं को खाया उन्होंने। पानी के जहाजों में जब इन्होंने व्यापार किया तो कई बार खाना खत्म हो जाता था। पूछा गया, भाई तुम जीवित कैसे रहे? तो चूहे खाए उन्होंने। आप खा लोगे चूहा? फिर दोबारा रोटी का डायलॉग, कसूर मेरा नहीं, रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। तब कोई नियम नहीं होता है ना। तो घोड़ों के लिए विख्यात था, ये बता दिया मैंने। काम्बोज वार्ता शस्त्रोपजीवी का है, किसने? कौटिल्य ने। अगला है भाई वज्जी, वृज्जी संघ या वज्जी संघ। 8 कुलों का संघ था। कितने? 8 कुलों का संघ था। इन कुलों में वज्जी, लिच्छवी, विदेह, ज्ञांत्रिक, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव थे। कौन कौन? वज्जी, लिच्छवी, नाम सुना है भाई। समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कह के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लिच्छवी दोहित्र की, मैंने लिच्छवी माँ का दूध पिया है, मतलब मैं लिच्छवी माँ का बेटा हूं। लिच्छवी इसलिए क्योंकि लिच्छवियों में बुद्ध हुए हैं, बहुत बड़ा वंश हो गया। किसी वंश में अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उस वंश का नाम अपने आप ही क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और अगर किसी वंश में क्या हो जाए,
कुल घातक कुल द्रोही अगर हो गया तो उस वंश का कितना भी बड़ा वंश हो वो अपने आप वो वंश क्या हो जाता है, उसका नाम खराब हो जाता है। तो अगर कोई समुद्रगुप्त जैसा जिसने 100 विजय की, 100 लड़ाइयां लड़ी, 100 के 100 युद्ध जीते, वो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, इसका मतलब लिच्छवी मतलब बुद्ध से संबंधित। ऐसे विदेह तो आपको पता ही है, राजा जनक वाला। ज्ञांत्रिक क्षत्रिय कौन थे ज्ञांत्रिक कुल के क्षत्रिय? महावीर स्वामी थे या महात्मा बुद्ध थे? ज्ञांत्रिक कुल के क्षत्रिय कौन थे? क्योंकि महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे। हाजी, अरे महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय थे, इसीलिए उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य क्षत्रिय थे, शाक्य कुल से संबंधित थे। जबकि महावीर स्वामी जो थे वो ज्ञांत्रिक कुल के क्षत्रिय थे। किस कुल के? हाँ, तो अब इतने बड़े बड़े लोग हुए इसमें, लिच्छवियों में बुद्ध हुए, ज्ञांत्रिकों में महावीर स्वामी हुए, विदेह तो था ही राजा जनक, दार्शनिक व्यक्ति है ना, विद्वान। ऐसे उग्र हो गया, भोग हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, कौरव हो गया। तो 8 कुलों से मिलकर वज्जी संघ बना। वज्जी संघ गंगा के उत्तरी भाग से नेपाल की पहाड़ियों तक प्रसारित था। इसमें विदेह जो था वो मिथिला के थे। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा पर स्थित जनकपुर से की गई है। किससे की गई है? जनकपुर। लिच्छवी, वैशाली, अच्छा वैशाली है उसको बसाड़ बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं? बसाड़। वैशाली के थे। लिच्छवी कहां के थे? वैशाली आधुनिक बसाड़ के थे। ज्ञांत्रिक जो थे वो कुंडग्राम के थे। कहां के? कुंडग्राम के थे। कुंडग्राम सुना है आपने? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। इसी गणराज्य के जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भी थे। सूत्र कृतंग और अंगुत्तर निकाय से प्रमाणित होता है कि उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव इस संघ के अन्य 4 कुल थे। समझ में आ गया? वैशाली को जीतने के लिए अजात शत्रु के तोते उड़ गए थे। 16 साल लगे। महात्मा बुद्ध भी बड़े इंटरेस्ट लेते थे कि कौन जीता कौन हारा। 16 साल लगे किसको? अजात शत्रु को। अजात शत्रु ने 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। यूपीएससी वालों ने पूछा वो 2 गुप्त हथियार कौन से थे? एक था रथ मूसल, दूसरा था महाशिलाकंटक। रथ मूसल मतलब ऐसी मूसल जो रथों को तोड़ दे, और महाशिलाकंटक मतलब बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाली गुलेल। आपने उस पिक्चर में देखा होगा जो बाहुबली वाली पिक्चर है, पत्थर फेंकने वाली गुलेल। रथ मूसल मतलब जो रथों को क्या कर दे? नष्ट कर दे। तो 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ऐसे हथियार रोमन सेना में भी पढ़ते हैं हम। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम को बोलते हैं ना, वहां पर भी रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे क्या लगभग वैसे हथियारों का प्रयोग होता था सेना में। तोपें तो थी नहीं उस जमाने में, है ना। अगला है मल्ल महाजनपद। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिलों के भूभाग में स्थित था। संभवतः इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर, कुशीनारा, और दूसरे की राजधानी पावापुरी थी। अब ध्यान रखना, दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है मल्ल महाजनपद। कुशीनगर में मृत्यु हुई किसकी? महात्मा बुद्ध की। शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध की, तथागत की मृत्यु कहां पर हुई? तथागत भी जो नाम है वो महात्मा बुद्ध का है, इसका, है ना। और पावापुरी में जो मृत्यु हुई वो किसकी? महावीर स्वामी की, है ना। मल्ल राजा शास्त्रीपाल के दरबार में, मल्ल राजा शास्त्रीपाल के दरबार में। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कुशीनारा में ही मल्लों का प्रसिद्ध सालवन या वाटिका हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित थी। सालवन, कुशीनारा में ही मल्लों का प्रसिद्ध सालवन या वाटिका हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित थी। कालांतर में मगध राजा अजातशत्रु ने मल्लों को पराजित करके मल्ल महाजनपद को मगध में विलय कर लिया। इस जनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। 7707 राजा और इतने ही उपराजा, ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं भारत में, और वो मेरे ख्याल से वज्जी में थे। गणतंत्रात्मक, क्योंकि कुछ तो राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र थे। राजतंत्र का मतलब था जहां राजा का शासन होता, गणतंत्र मतलब राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, अभी तो चुना जाता है। तो ऐसे उल्लेख भी मिले हैं कहीं कहीं पर महाजनपदों में कि 7707 राजा, 7707 राजा और इतने ही उपराजा।
अब सोचो जनसंख्या कितनी रही होगी फिर। अगला है मगध। यह वर्तमान दक्षिणी बिहार के पटना, गया और शाहबाद जिलों के भूभाग पर स्थित था। इसकी राजधानी राजगृह थी। पूर्व में इसके पड़ोसी महाजनपद अंग था। अंग और मगध के बीच चंपा नदी बहती थी। तो इनके बीच सीमा कौन बनाती थी? चंपा। राजगृह का एक नाम गिरिव्रज भी है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजगृह और गिरिव्रज जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये 5 पहाड़ियां जो थी वो कौन कौन सी थी? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और व्यवहारगिरी। ये क्वेश्चन बना हुआ है। 5 पहाड़ियां कौन कौन सी? विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और व्यवहारगिरी। बुद्ध काल में यहाँ के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु थे। मगध ने अंग पर अधिकार करके उसे अपने राज्य में मिला लिया था। इसका संघर्ष कौशल, वज्जी संघ और मल्लों से हुआ। कालांतर में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद सिद्ध हुआ। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई? पूछेगा किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? आंसर अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में। किसमें? एंड अंगुत्तर निकाय इज अ पार्ट ऑफ सुक्त पिटक। सुक्त पिटक। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16, लेकिन ऐतिहासिक नहीं माना जाता। प्रारंभ में महाजनपदों में कौन सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो काशी। काशेय नामक वस्त्र बनता था इसलिए काशी, और वाराणसी के बीच में था इसलिए वाराणसी। और इसको बीच में बनारस भी बोलते थे। जहां का हर पत्थर पारस वो शहर है बनारस। बिस्मिल्लाह की सेना ही बसती थी यहाँ। बड़े बड़े विद्वान रहते हैं यहाँ पर। क्या रहते हैं? ये जो जिस शहर में आप रह रहे हैं ना, ये भी विद्वानों का और शहर है। कौन सा? ऋषिकेश। आध्यात्मिक जो विद्वान है वो कहां पर है? ऋषिकेश में रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग नहीं जानते, बाहर के लोग जानते हैं। वो आते हैं, मिलते हैं उनसे, है ना। डिवाइन लाइफ सोसाइटी में जाते हैं, कैलाश मंदिर में जाते हैं। विद्वता जो है आज भी है इन शहरों में। नीचे दयानंद आश्रम में जाते हैं, उपनिषद पढ़ने के लिए जाते हैं नीचे गंगा तट पर। क्या? उपनिषद। प्रारंभ में महाजनपदों में कौन सर्वाधिक शक्तिशाली था? काशी। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसे कहा गया है? काशी को कहा गया है। बिंबिसार ने सर्वप्रथम किस महाजनपद को अपने राज्य में मिलाया था? तो अंग महाजनपद को मिलाया था। ये अंग वही है जहां का कभी राजा कर्ण था, दुर्योधन ने दिया था, सुयोधन ने। वैसे उसका नाम सुयोधन था, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण उसको क्या बोला गया? दुर्योधन। ठीक है। गंगा घाटी में कितने महाजनपद अवस्थित थे? 10। काशी, सूरसेन, कौशल, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेदी और वज्जी। ये गंगा घाटी में अवस्थित 10 महाजनपद थे। जीवक किस शासक का राजवैद्य था? बिंबिसार का। मगध के राजा बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। इन राजवैद्यों के नाम याद कर लिया करो भाई। अगर हम रामायण में पढ़ते हैं तो रामायण में जो वैद्य का नाम है वो सुसैन वैद्य है। लंका से बुलाया जाता, उठाया जाता उसको, आओ भाई शक्ति लगी है किस पर? लक्ष्मण पर, है ना। और यहां पर हम पढ़ते हैं किनका नाम? वैद्य का नाम जीवक। किसका? बिंबिसार का जो वैद्य है वो जीवक है। कनिष्क का जो वैद्य है वो चरक है। कौन? कुषाण शासक कनिष्क का जो वैद्य है वो कौन है? चरक। चरक संहिता लिखी जिन्होंने। ऐसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो वैद्य हैं वो धन्वंतरी है, नवरत्नों में एक है। कौन है? नवरत्नों में एक है। और ऐसे ही लेटर मुगल में आता है एक डॉक्टर हैमिल्टन, सुनहरा फरमान दिया उसके चक्कर में 1717 का फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर को जो सही करता है जो डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। और उसके चक्कर में अंग्रेजों को वो खुश होकर सुनहरा फरमान देता, कहता कोई जरूरत नहीं है क्या चुंगी उंगी देने की, आप व्यापार करो। सुनहरा फरमान 1717 का फर्रुखसियर। और भी हैं डॉक्टर्स जो मैंने क्वेश्चन देखे पेपरों में 20, 25, 30 सालों में। अगला, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? बिंबिसार का। ऐसे गांधार नामक महाजनपद किसके लिए ऋग्वैदिक काल में विख्यात था? भेड़ों की ऊन के लिए। गांधार किसके लिए प्रसिद्ध था? भेड़ों की ऊन के लिए। वज्जी संघ जिसमें लिच्छवी, ज्ञांत्रिक, विधेय और वज्जी आदि सम्मिलित थे को मगध साम्राज्य में किस शासक ने समाहित किया था? अजातशत्रु। और मैंने आपको बता दिया साथ में अजातशत्रु के साथ एक नाम जरूर याद करना है, नगरवधु का। नगरवधु थी कौन? आम्रपाली। कौन थी? वो वैशाली की थी। कहां की? वैशाली की आम्रपाली। कहां की? नगरवधुओं के नाम भी याद करने पड़ते हैं।
एक तो आम्रपाली बड़ी फेमस है, एक फेमस है जब हम मराठा पढ़ रहे होते हैं तो बाजीराव मस्तानी, मस्तानी बेगम भेंट की थी छत्रसाल ने, तो मस्तानी का नाम याद करना पड़ता है। और एक हमें याद करना पड़ता है जहांदार शाह के समय में, जिसको करोड़ रुपए से ऊपर क्या मिलता था, भत्ता और रानियों जैसा सम्मान, मतलब रानियों जैसी सारी सुविधाएं दी जाती है। लाल कुंवारी, लाल कुंवर या लाल कुंवारी, ये 3 नाम पेपरों में देखे हैं मैंने। कौन कौन से? ऊपर से चलो भाई। आम्रपाली कहाँ की? वैशाली की। दूसरा हमने पढ़ा मस्तानी बेगम, किसने भेंट की थी? छत्रसाल ने। बुंदेला नरेश था छत्रसाल, उसने बाजीराव को क्या किया था? मस्तानी बेगम भेंट की थी। ये भी पूछा कहाँ रहती थी मस्तानी? शनिवार महल में रहती थी। किस महल में? शनिवार महल में। ये भी पूछा बाजीराव की मृत्यु कहां पर हुई? शनिवार महल में ही हुई। कहां पर हुई? शनिवार महल में, है ना। तो कई जगह पर ऐसा हमने देखा है कि स्त्रियों का इतना प्रभाव रहा है कि शाहजहां जैसे बादशाह ने भी बाद में कहा था कि नूरजहां का साथ हो, शराब के प्याले होंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी मतलब नूरजहां के हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर है, यानी राज कार्यों को छोड़कर सारा जो जिम्मा दे दिया, किसको दे दिया उसने? तो इतिहास में कई जगह पर नारियों का प्रभुत्व देखा जाता है। क्या देखा जाता है? प्रभुत्व देखा जाता है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी। मगध के किस शासक ने अवंती को विजित किया था? आंसर शिशुनाग। शिशुनाग वंश पढ़ते हैं हम। महाशिलाकंटक प्रक्षेपास्त्र का युद्ध में प्रयोग किस शासक ने किया था? आंसर अजात शत्रु ने। और किसको जीतने के लिए? वैशाली को जीतने के लिए। किसकी पहचान कुसुमपुर से की गई है? पाटलिपुत्र। कल ही बता रहा था मैं, कुसुमपुर, कुसुम ध्वज किसका नाम है? पाटलिपुत्र का नाम है। किसने बसाया पाटलिपुत्र? अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने बसाया। उदयन ने भी अजात शत्रु की हत्या की। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की। समझ में आया? पितृहंता डायनेस्टी, पैट्रिसाइड। श्रावस्ती किस नदी के तट पर स्थित था? अचिरावती, जिसको राप्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचिरावती या राप्ती। पुष्कलावती नामक नगर किस महाजनपद में स्थित था? गांधार। मैंने बता दिया पुष्कलावती का 4 सड्डा नाम है आज, 4 सद या 4 सड्डा। बुद्ध काल में वत्स का शासक उदयन किस वंश का था? पौरव वंश का था। किस वंश का था? पौरव वंश का था। किस महाजनपद की राजधानी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, सॉरी वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र थी। अवंती नरेश प्रद्योत को किसने पराजित किया था? गांधार नरेश पुक्कुशाती ने। किसने? गांधार नरेश पुक्कुशाती ने। चंपानगर का वास्तुकार कौन था? महागोविंद। ये भी क्वेश्चन बना, यूपी पीसीएस वालों ने पूछा कभी। वज्जी संघ में कितने राज्य थे? 8। कान्यकुब्ज नामक नगर किस महाजनपद में था? पांचाल महाजनपद में। कन्नौज जिसको बोलते हैं, इत्र के लिए प्रसिद्ध था। गंधिकों का पेशा बड़ा ऊपर था यहाँ पर, गंधिक बोलते हैं इत्र बनाने वाले, है ना। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, गुलाब से इत्र निकालने का जो आविष्कार किया वो किसने किया? नूरजहां की मां असमत बेगम ने किया। किसने किया? नसरत नहीं, असमत, असमत बेगम, नूरजहां की मां। नूरजहां का पापा कौन था? बताओ। हाँ, ईरान के थे ना ये लोग। जहांगीर दूसरा पति था नूरजहां का। पहला पति शेर अफगान था नूरजहां का, दूसरा पति था जहांगीर। ये लोग ईरान से आए थे, है ना। उसके पापा का नाम था एतमातुद्दौला, तो उपाधि थी मिर्जा गयास बेग। क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। और मिर्जा गयास बेग और असमत बेगम का लड़का था कौन? लड़की तो ये हो गई, लड़का कौन था? अजी यार नाम, खुर्रम का ससुर, अर्जुमंद बानो बेगम का पापा, मुमताज महल का पापा। मेहरुनिसा नूरजहां का नाम है, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का नाम है। मुमताज महल का पापा कौन था? कोई भी रहा हो। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। आसफ खान था। कौन था? ठीक है। झुंटा गुट पढ़ना पड़ेगा ना आपको, झुंटा गुट।
में कौन कौन शामिल थे पहले 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 शाहजहां को लगा कि क्या, खुर्रम को, कि नूरजहां मुझे बना देगी, पर उसको ये नहीं पता था कि नूरजहां सबसे बेवकूफ राजकुमार, जिसको नैसुदनी बोलते हैं, अपने पहले पति से जो पहली बेटी थी लाडली बेगम, उसकी शादी करा देती। नैसुदनी मतलब निकट्ठू। समझ जाता शाहजहां निकट्ठू से क्यों कराई, ताकि उस दामाद को क्या करे, वो सिंहासन पर बिठाए और खुद रानी, मतलब खुद राजमाता बन के क्या करे, राज सास बन के, राजमाता भी नहीं बोलेंगे, सास बन के पूरे शासन को क्या करे, अपने हाथ में कैप्चर कर ले। तब हुआ अलग कौन, खुर्रम। खुर्रम खुर्रम है ना। इतनी बुद्धि तो होती है सभी में, उसकी भी थी। और नूरजहां के सबसे बड़े शत्रु महावत खां को अपना दोस्त बनाया फिर उसने। जिस महावत खां ने कभी खुर्रम को हराया था, उस महावत खां के पीछे पड़ गई नूरजहां, क्योंकि वो जानती थी कि महावत खां ही इतना ताकतवर वो आदमी है जो कि पूरे, जिसने मुझे, जहांगीर को, सबको बंदी बना लिया था। वो चाहता तो मारकर गद्दी प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसी को भेजा खुर्रम का विद्रोह दबाने के लिए, उसने दबा दिया उसका विद्रोह। लेकिन बाद में नूरजहां उसके पीछे पड़ गई। नूरजहां ने कहा, ये जिसने खुर्रम का विद्रोह दबा दिया हो, वो तो मेरा भी विद्रोह, मतलब वो तो हमारा भी कर देगा गड़बड़, तो उसके पीछे पड़ गई। तो फिर महावत खां अपने लास्ट में शरण ली किसके, खुर्रम के पास। खुर्रम को पता था कि जब मैं राजा बनूंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी मुझको, महावत खां की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है, इंटरेस्ट लेके देखो, समझ में आएगा आपके। और इतिहास दोहराया जाता है, ये ध्यान रखना, एक ही बार नहीं होती घटनाएं, बार बार होती। इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता होती है क्या, क्योंकि इतिहास क्या बताता है, प्रवृत्तियों को बताता है, मनुष्य की प्रवृत्तियों को बताता है, उनके लोभ को बताता है, उनकी लालच को बताता है, उनकी विलासिता को बताता है, उनके त्याग को बताता है। अच्छे नाम किसके हैं, धाई मां पन्ना के हैं। इतिहास क्या बोलता है, धाई मां पन्ना, जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया और राजकुमार की जान बचा दी। ये इतना बड़ा त्याग कहीं देखने को मिलता है कि मां ने अपने बच्चे को मरवा दिया हो। मरवा दिया मतलब राजकुमार की जगह अपना बच्चा रख दिया हो, पता था कि ये मारा जाएगा। धाई मां पन्ना, त्याग दिखता है वहां पर जहां पर जब हम बोलते हैं कि बेटा ऐसा हो जैसा दुर्गादास, हे मां पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। राजस्थान में दुर्गादास का त्याग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहां से सीखने की जरूरत होती है, वहां से पहचान होती है आपको किसकी, व्यक्तियों की। तो कान्यकुब्ज नामक नगर किस महाजनपद में था, पांचाल महाजनपद में था भाई। अजातशत्रु का विवाह किस कौशल राजकुमारी के साथ हुआ था, तो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ। किसके साथ, 16 महाजनपदों में कौन गणतंत्रात्मक संघ थे, तो वज्जी गणतंत्रात्मक था और मल्ल गणतंत्रात्मक था। 16 महाजनपदों में 2 जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, गणतंत्र था यहाँ पर, रिपब्लिक, यानी राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वंशानुगत नहीं होगा, अभी तो चुना जाएगा। महाजनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही क्रम है वो क्या है, तो अंग, सबसे पहले अंग पड़ता है, फिर मगध पड़ता है, फिर वत्स पड़ता है, फिर अवंती पड़ता है। उत्तर पश्चिम में अवस्थित महाजनपद कौन सा था, तो काम्बोज और गांधार थे। सबसे पहले गणराज्यों की खोज किसने की थी, तो 1903 में रिज डेविडस ने की थी। किसने, रिज डेविडस ने। किस महाजनपद की राजधानी 5 पहाड़ियों से गिरी थी, तो मगध, जो गिरिव्रत था राजगृह, वो कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से, विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, व्यवहारगिरी। ठीक है। कौटिल्य ने कितने प्रकार के गणराज्यों का उल्लेख किया है, 2 प्रकार के गणराज्यों का उल्लेख किया है। प्रसेनजीत कहां का राजा था, कौशल का राजा था। अगले लेक्चर में बुद्धकालीन गणराज्य के बारे में बताऊंगा कि वार्ता शस्त्रोपजीवी क्या होता है, राज शब्दोपजीवी क्या होता है, कपिल वस्तु के शाक्य कौन थे, केशपुत्र के कलाम कौन थे, रामग्राम के कोलिये कौन थे, पिपली वन के मौर्य कौन थे, कुशीनारा के मल कौन थे, पावा के मल कौन थे, सुमसुमारगिरी के भग्न कौन थे, और अलकप के बुली, मिथिला के विदे, वैशाली के लिच्छवी, ये कौन थे। ठीक है, तो अगले लेक्चर